तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइट बस हाईजैकिंग वाले दिन की डिटेल्स लिखने के बदले माकी का नाम डेथ नोट में उसकी डेथ के कॉज के साथ लिख देता है और माकी नहीं मरती। लाइट के बहुत कन्विंस करने पर भी माकी खुद पुलिस हेडक्वार्टर जाकर एल से मिलने का डिसीजन लेती है। वतारी सब पुलिस मेंबर्स को फेक आईडी देता है और बेल्ट्स देता है जिसमें ट्रांसमीटर फिट होता है। लाइट माकी को झूठ बोलता है कि वो उन सिलेक्टेड लोगों में से है जो कीरा केस को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। माकी लाइट पर ट्रस्ट करके उसे अपनी आईडी दिखाती है जिसमें उसका रियल नाम लिखा होता है जो कि न्यूमी मिसोरा होता है। लाइट न्यूमी का नाम डेथ नोट में लिख देता है और कॉज ऑफ डेथ में सुसाइड लिख देता है और न्यूमी अपनी डेथ का इंतजार करते हुए चलने लगती है। और अब आगे टास्क फोर्स के मेंबर और र्यूसाकी उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं जिसमें रे पेनबर की डेथ का इंसिडेंट रिकॉर्ड होता है। मात्सुदा अपने रिकॉर्ड्स के बेस पर बताता है कि रे पेनबर वेस्ट एंट्रेंस के थ्रू शिंजुकू स्टेशन 3:11 पर आता है और 3:13 पर ट्रेन पकड़ता है। और अगर वो किसी को ट्रेन में फॉलो भी कर रहा होता तो इतनी ब्लरी वीडियोस के थ्रू उस पर्सन का पता लगा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मात्सुदा आगे बताता है कि एग्जैक्टली 4:42 पर रे ट्रेन से बाहर निकलता है और प्लेटफॉर्म पर मारा जाता है। र्यूसाकी पूछता है कि क्या उन्हें यह सब अजीब नहीं लगता। बाकी मेंबर्स के पूछने पर कि इसमें अजीब क्या है, एल बताता है कि रे पेनबर के ट्रेन में चढ़ने से लेकर उसके मरने तक वो टोटल 1.5 आवर ट्रेन में रहता है, जबकि ट्रेन अपना पूरा रूट कंप्लीट करने में सिर्फ 1 आवर लेती है। र्यूसाकी आगे बताता है कि सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले रे के हाथ में एक एनवलप दिख रहा है, जबकि उसके ट्रेन से उतरते टाइम वो एनवलप उसके पास नहीं है। चीफ यागमी बताते हैं कि रे के मरने के बाद उससे मिले सामान में भी एनवलप का कोई जिक्र नहीं है, जिससे ये पता लगता है कि रे ने उस एनवलप को ट्रेन में ही छोड़ दिया था। र्यूसाकी पुलिस मेंबर्स को बताता है कि अगर वो वीडियो को क्लोजली देखें तो ऐसा लगता है जैसे रे मरने से पहले ट्रेन में झांकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि ट्रेन में खुद कीरा भी प्रेजेंट हो। Wouldn't it be interesting if Kira was on that train? That's impossible. I admit I find it hard to believe as well. दूसरी तरफ रियूक लाइट को बोलता है कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि लाइट 4 दिन से लगातार क्रिमिनल्स के नाम डेथ नोट में लिख रहा होता है और वो भी आने वाले डेट्स के लिए। लाइट रियूक को बताता है बाय चांस वो किसी वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाता है और क्रिमिनल्स का मरना बंद हो जाता है तो कीरा केस को उसके साथ कनेक्ट करना मुश्किल नहीं होगा। Suppose the son of the detective superintendent of the NPA was hospitalized. If criminals stopped dying at the same time, it wouldn't be difficult to connect the two. र्यूसाकी के पास एक कॉल आती है जो उसे बताती है कि रे पेनबर की फियांसे न्यूमी मिसोरा रे की डेथ के बाद से गायब हो गई है। र्यूसाकी न्यूमी के बारे में सोचकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो र्यूसाकी के अंडर काम कर चुकी होती है। र्यूसाकी बताता है कि न्यूमी बहुत अच्छी एफबीआई एजेंट थी और हो सकता है कि वो कीरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानती हो, जिसकी वजह से कीरा ने उसे भी मार दिया हो। Naomi Misora. Heard that name before. र्यूसाकी सबको बताता है कि अब से वो बस उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करेगा जो रे पेनबर की सर्विलेंस के अंडर थे। चीफ यागमी के उन लोगों के नाम पूछने पर र्यूसाकी बताता है कि वो है डेप्यूटी कितामुरा और उसकी फैमिली और चीफ यागमी और उसकी फैमिली। Deputy Director Kitamura, along with Detective Superintendent Yagami and their families. र्यूसाकी आगे बताता है कि वो दोनों घरों में वायर टैप्स और सर्विलेंस कैमरा फिट करेगा। दूसरी तरफ लाइट क्रिमिनल्स के नाम लिखने के बाद कंप्यूटर से सारे एविडेंस हटा देता है और उस डेथ नोट के पेज को जिसमें उसने नाम लिखे होते हैं उन्हें छुपाने का इंतजाम करने लगता है। It seems like you're pretty skilled with your hands. I bet you're pretty popular with the girls. Skill has nothing to do with it. It's your looks that count. I'm guessing you're not that popular, are you? पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स के र्यूसाकी को अपोज करने पर
चीफ यागमी बोलते हैं कि वो अपने घर में सर्विलेंस कैमरा और वायर टैप्स लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो लोग 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। चीफ यागमी आगे बोलते हैं कि वो नहीं चाहते कि पूरे घर में एक भी जगह रह जाए, इसलिए कैमरास को टॉयलेट और बाथरूम में भी इंस्टॉल किया जाए। ryusaki बाकी पुलिस मेंबर्स को बताता है कि सिर्फ वो और चीफ यागमी ही उनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोई नहीं करेगा। ryusaki वतारी से पूछता है उसे चीफ यागमी और डेप्यूटी कितामुरा के घर कैमरास इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगेगा, जिसके जवाब में वतारी बताता है कि कल जिस टाइम भी उन दोनों के घर में कोई नहीं होगा उस टाइम कैमरास इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। अगले दिन जब लाइट अपने घर आकर रूम में एंटर करने के लिए रूम का डोर खोलता है तो वो बहुत हैरान होता है और उसके रूम के डोर के बीच से एक स्लिप भी नीचे गिरती है। र्यूक लाइट से बात कर रहा होता है, पर लाइट र्यूक को कंटिन्यूसली इग्नोर करने में लगा होता है और उसकी बात का जवाब नहीं देता। चीफ यागमी और ryusaki सीसीटीवी के थ्रू लाइट को देख रहे होते हैं। लाइट वापस उस स्लिप को डोर के बीच में लगा देता है और चीफ यागमी बोलते हैं कि लाइट अपने रूम में ऐसा क्या छुपा रहा है जो वो नहीं चाहता कि और कोई देखे। ryusaki चीफ यागमी को बोलता है कि लाइट की एज के लड़के का ऐसा बिहेवियर होना नॉर्मल बात है, क्योंकि जब वो भी लाइट की एज का था तो वो भी बहुत स्ट्रेंज चीजें किया करता था। For a 17-year-old kid, I wouldn't say this kind of behavior is particularly abnormal. When I was his age, I did strange things too. घर से बाहर आते ही लाइट र्यूक को बताता है कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके रूम में कैमरास और वायर टैप्स फिट किए गए हों। र्यूक लाइट को बोलता है कि जब उसने डोर को खोला तो वो पेपर का पीस तो डोर के बीच में ही था, जिसके जवाब में लाइट बताता है कि वो पेपर का पीस तो उसने लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए रखा था, जबकि रियल टेस्ट तो डोर के हैंडल में था जो उसने एक्चुअल जगह से थोड़ा सा नीचे करके रखा था। लेकिन जब वो घर वापस आया तो हैंडल उस जगह पर नहीं था। और दूसरा टेस्ट ये था कि जब वो डोर बंद करता था तो एक पेंसिल की लेड को बीच में फंसा देता था और डोर खोलने से पहले उसको निकाल लेता था, जबकि आज जब वो घर आया तो पेंसिल की लेड टूटी हुई थी। र्यूक लाइट को बोलता है कि हो सकता है कि उसकी फैमिली में से कोई रूम में आया हो, तो जवाब में लाइट बताता है कि अगर ऐसा होता तो वो लोग पेपर के पीस को वापस उस जगह पे प्लेस ना करते। लाइट मार्केट से कुछ मैगजीन्स खरीदता है। लाइट र्यूक को बोलता है कि अब से वो घर में एप्पल्स नहीं खा सकता, क्योंकि लोग र्यूक को नहीं देख सकते, लेकिन उसके हाथ में एप्पल्स ऐसे लगेंगे जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। I never told you this, but apples are to me what cigarettes and alcohol are to humans. Do you see what I'm saying? र्यूक जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आकर एप्पल्स का एडिक्ट हो चुका होता है, लाइट की इस बात को अपोज करता है। लाइट र्यूक को बोलता है कि अगर उसे एप्पल्स खाने हैं तो उसे घर में लगे सारे कैमरास और वायर टैप्स को ढूंढना होगा और घर में ऐसी स्पॉट ढूंढनी होगी जहां कैमरास ना आते हों। Yeah, a camera search. Sounds so interesting. एल और चीफ यागमी मिलकर कंप्यूटर में लाइट को देख रहे होते हैं, जो कि एडल्ट मैगजीन्स देख रहा होता है। ryusaki चीफ यागमी को बताता है कि उसे ये बात बहुत अजीब लग रही है कि सिर्फ कुछ मैगजीन्स को छुपाने के लिए लाइट ने स्लिप का यूज किया। Oh, I have to find the cameras. दूसरी तरफ र्यूक को घर में कैमरास मिलने शुरू हो जाते हैं। लाइट सोचता है कि कैमरास फिट करने का आइडिया पक्का एल का होगा, और क्योंकि एल उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ उन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जो रेप एम्बर की सर्वेलेंस में आए थे। डिनर के टाइम जब दोनों सस्पेक्ट फैमिलीज अपने अपने घर में टीवी देख रही होते हैं तो ryusaki वतारी को एक टेप ब्रॉडकास्ट करने का ऑर्डर देता है। उस टेप को ब्रॉडकास्ट करते ही टीवी पर एक न्यूज फ्लैश होती है, जिसके अकॉर्डिंग आईसीपीओ ने कीरा केस के रिलेशन में 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में भेजा होता है। लाइट अपने आप को थोड़ा काम डाउन करता है और बोलता है कि अगर ये सच है तो आईसीपीओ ने न्यूज को रिवील करके बहुत बेवकूफ़ी वाला काम किया है, क्योंकि अगर ये न्यूज सच है तो उन्हें ये काम साइलेंटली करना चाहिए था, क्योंकि कीरा पहले भी एफबीआई एजेंट्स को मार चुका है। लाइट आगे बताता है कि उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ पुलिस का एक छोटा सा अटेम्प्ट है ताकि कीरा इस न्यूज को सुनकर कोई बड़ा कदम उठाए और पकड़ा जाए। डिनर के बाद
जब लाइट अपने रूम में जाता है तो र्यूक बताता है कि टोटल 64 कैमरास तो उसके रूम में लगे हैं, क्योंकि र्यूक एप्पल्स का एडिक्ट होता है और उसने काफ़ी टाइम से एप्पल्स नहीं खाए होते, इसलिए र्यूक की बॉडी में कुछ अजीब सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स का मुड़ना और सिर के बल खड़े होना। Oh, the symptoms are starting! With Ryuk's दूसरी तरफ लाइट कैमरा से बचकर क्रिमिनल्स का नाम लिखने के लिए चिप्स के पैकेट में एक छोटा सा टीवी सेट, डेथ नोट का एक पेज और एक पेन रखता है और अपने राइट हैंड से नॉर्मल स्टडीज करता है, जबकि अपने लेफ्ट हैंड को चिप्स खाने के बहाने पैकेट में डालकर क्रिमिनल्स का नाम लिखता रहता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद लाइट मन में सोच रहा होता है कि अभी 40 सेकंड्स बाद 2 क्रिमिनल्स मारे जाएंगे, जिनकी न्यूज़ कुछ देर पहले टीवी में दिखाई गई थी। लेकिन एल के हिसाब से वो पढ़ रहा होता है और उसे न्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे एल के सामने उसकी इनोसेंस प्रूव हो जाएगी और लाइट चिप्स का पैकेट डस्टबिन में फेंक देता है। रियुसाकी और चीफ यागमी सब कुछ टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी वतारी आकर बताता है कि अभी भी 2 क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरे हैं, जिनकी न्यूज़ कुछ देर पहले टीवी पर दिखाई गई थी। रियुसाकी चीफ यागमी को बोलते हैं कि उस न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट के टाइम लाइट अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था और जहां तक वो जानते हैं कीरा को किसी को मारने के लिए नाम और फेस चाहिए होते हैं, इसलिए हो सकता है कि लाइट कीरा ना हो। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 क्रिमिनल्स जिनके क्राइम बहुत छोटे हों, उनकी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होते ही कीरा ने उन्हें मार दिया हो। और सेकेंडली, लाइट के बहुत ज़्यादा इनोसेंट बिहेव करने की वजह से उसे अभी भी थोड़ा शक है कि लाइट ही कीरा है। एपिसोड के एंड में लाइट अपने रूम से अपने मिनी टीवी, जो कि $400 का होता है, उसे गार्बेज ट्रक में जाते हुए देखता है। और यहां खत्म होते हैं हमारे डेथ नोट की एपिसोड 8 की स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। एंड इफ यू वांट दिस चैनल टू ग्रो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।